हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब फैंटास्टिक। आज आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से पूरे सिलेबस को दो पार्ट बांट दिया गया है। इसका सेकंड पार्ट है, ये पार्ट बी है। और पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर है प्रोडक्शन। स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग भी लिखिए सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर, एंड देन इसके बारे में डिटेल्स बात करते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन, इसके बाद होगा कॉस्ट फंक्शन, देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये तीनों चैप्टर्स मिल करके पार्ट बी बनता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई चॉइस भी नहीं होता आपको, ये एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन फंक्शन के लिए पढ़ाने के लिए मैंने इसको डिस्क्राइब करने के लिए इसको दो पार्ट में बांट रखा है। मैं अपने तरीके से बात कर रहा हूँ। ये एक तो मैंने इसको बेसिक्स के टर्म्स में पढ़ाया है, और फिर जो आपका सिलेबस है जिसको बेसिक्स प्लस आप नाम दे सकते हैं। जो बेसिक्स मैंने बताया आपको, उसमें अराउंड 7 लेक्चर्स मैंने दे रखा है। ये 7 लेक्चर्स जो बेसिक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे आपके प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में बहुत डिटेल जानकारी मिलती है। लेकिन ये सारे जानकारी आपके फर्स्ट सेमेस्टर्स में ही हो गए होंगे, या कुछ नहीं हुए होंगे तो उसको भी मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर रखा है। साथ साथ अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर्स को भूल गए तो यहाँ रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन इस बेसिक्स के बेसिस पे हम बेसिक्स प्लस पढ़ाएंगे जो आपके सिलेबस में है, और वही एग्ज़ाम में आएगा। और बेसिक्स प्लस में होता है क्या? न्यूमेरिकल्स। ज़्यादातर इसमें न्यूमेरिकल्स ये एग्ज़ाम में आपके आएंगे। तो बात ये आती है सर, बेसिक्स प्लस एंड 7 लेक्चर्स में आपने क्या पढ़ा रखा होगा? उसमें बहुत बातें होगी, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। कई बच्चों को ये सब कुछ आता होता है। जिनको आ रहा है वो काफ़ी फास्टली एक बार गो थ्रू करके स्किप कर सकते हैं। एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, चाहे आप स्पीड अप करके देख लीजिए। जिनको नहीं आता है उनके लिए रिकमेंडेड है कि पहले आप इसको देखिए ढंग से, उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स को ट्राई करेंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बता रखा है इसमें। मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन और एक्सेट्रा, बहुत बातें इसमें हैं 7 लेक्चर्स में। सारे ग्राफ व्राफ सब कुछ डिस्कस कर रखा है। इनमें से कुछ कुछ बातें जो ज़रूरत पड़ेगी मैं यहाँ पे बताता चलूँगा आपको। लेकिन अगर काफ़ी डीपली मैं नहीं बताऊँगा तो आप समझ लेना कि मैं रेफ़र कर रहा हूँ कहाँ पे, बेसिक्स लेक्चर पे। ठीक है, तो आइए, विद द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस 7 लेक्चर्स यू विल गेट दिस इन द फोल्डर। आपके पास ऑलरेडी ये फोल्डर में होगा, आप देख लीजिएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ आपका सिलेबस का पार्ट, बेसिक्स प्लस का पार्ट, न्यूमेरिकल्स का। आइए, अगर मैंने प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा हेडिंग लिखिए प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए और सिंपल तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन को आप तक पहुँचाने के लिए ऐसा किया गया है कि सिर्फ दो फैक्टर्स को लिया गया है। और वो फैक्टर्स क्या है? Q इक्वस टू एफ ऑफ एल एन के। Q यहाँ क्या है? आउटपुट। L क्या है? लेबर। L स्टैंड्स फॉर लेबर एंड K स्टैंड्स फॉर कैपिटल। दो ही इनपुट्स को रखे गए हैं, लेबर एंड कैपिटल को, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। प्लीज होल्ड। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है? राइट सर। अब प्रोडक्शन फंक्शन के बाद मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ थोड़ा सा MPL के बारे में एंड MP के बारे में। कहोगे थोड़ा क्यों सर, ज़्यादा क्यों नहीं? फिर मैं कहूँगा कि अगर आपको ज़्यादा जानना है तो कहाँ जाइए, कहाँ जाइए? आप बोलोगे बेसिक्स के लेक्चर में जाइए सर। ठीक है, MPL है क्या? MPL इज व्हाट? फर्स्ट डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। दैट इज व्हाट?
अगर मैं ऐसा करूँ डी क्यू अपॉन डी एल कर दूँ तो ये हो जाएगा क्या आपका एम पी एल, और डी क्यू अपॉन डी एल, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको एफ एल भी लिख सकते हैं, एफ एल भी लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी एल को। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को एफ एल भी सिंपली लिखते हैं, एफ एल, ठीक है। अगर मैं एम पी के की बात करूं तो ये होगा डी क्यू अपॉन डी के, और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एफ के लिखते हैं। याद रखिएगा इन सब न्यूमेरिकल्स में कहीं ना कहीं इसको क्या करेंगे हम, यूज़ करेंगे, ठीक है सर। अब कुछ नेचर समझते जाइए। जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होता है वो डिमिनिशिंग होता है, लिखिए हेडिंग, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या मतलब है सर इसका? देखिए, अगर आप एक लेबर को एम्प्लॉय करते हो तो आपकी चेंज इन क्वांटिटी होती है, एक लेबर और करो ये भी चेंज इन क्वांटिटी कुछ ना कुछ देगा, यही क्या कहलाता है, एमपीएल। तो जैसे जैसे लेबर को आप एड ऑन करते जाओगे क्वांटिटी में बदलाव तो होएगा, इंक्रीज तो करेगा, लेकिन इंक्रीज करेगा व्हाट, विद डिक्रीजिंग रेट। मान लो यहाँ पे क्वांटिटी अगर 10 यूनिट से बढ़ा है तो यहाँ पे 8 यूनिट से बढ़ेगा, फिर 6 यूनिट से बढ़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड इंक्रीज इन क्वांटिटी बट डिक्रीजिंग रेट। तो यही है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये कैसे पता लगाएंगे हम, इसको पता लगाएंगे सेकेंड डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। सेकेंड डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन मतलब डी टू क्यू अपॉन डी एल टू, सेकेंड डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अगर मैं लेबर के टर्म्स में बात करूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी एम पी एल अपॉन डी एल। ऐसा क्यों सर? आप जानते हैं सब मैथमेटिक्स में आप लोग हमसे बेटर जानते होंगे। क्यों सर? देखो, डी क्यू अपॉन डी एल क्या होता है, एम पी एल होता है, और एम पी एल का भी डेरिवेटिव्स निकालते हैं डी एम पी एल अपॉन डी एल, तो ये क्या होगा, इसको क्या कह सकते हैं, डी टू क्यू अपॉन डी एल क्यू कह सकते हैं। ये सेकेंड डेरिवेटिव्स है, और सेकेंड डेरिवेटिव्स क्या होती है, लेस देन जीरो होती है, मतलब नेगेटिव होती है। ये मैथमेटिक्स में मैक्सिमा के कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा, आप जाइए बेसिक्स लेक्चर में, वहाँ देखिए मैंने क्या कर रखा है, वहाँ पे बता रखा है आपको कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व का कर्व इस तरह का होता है। अगर यहाँ पे आप एम पी एल रखें और यहाँ पे आप लेबर रखें तो जैसे जैसे लेबर बढ़ाएंगे क्वांटिटी बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा, बट विद डिक्रीजिंग रेट बढ़ेगा। एक टाइम पे क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, इस पॉइंट पे जीरो आ जाएगा एम पी एल। और जहाँ एम पी एल जीरो आएगा वहाँ क्वांटिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। आप जाकर देखिए ग्राफ को, वहाँ क्वांटिटी मैक्सिमम होगी। थोड़ा सा मैं यहाँ भी बता दूंगा, चिंता मत करो। डिक्रीजिंग रेट है, आपने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा आपने, क्या फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, एंड सेकेंड डेरिवेटिव क्या, नेगेटिव। यही कॉन्सेप्ट है किसका, मैक्सिमा का। फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव एंड सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव। ठीक है जी बच्चों, तो आपने देख लिया। वैसे भी अगर आप एम पी एल के कर्व पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, देखो क्या होते जाता है, वो फ्लैटर होते जाता है। इससे ये पता चलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एम पी एल विद रेस्पेक्ट टू लेबर, जैसे जैसे लेबर बढ़ेगा एम पी एल इंक्रीज तो करेगा, लेकिन विद डिक्रीजिंग रेट इंक्रीज करेगा। ज़्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाते हैं, ये कंडीशन आप जानते ही है। ये क्या है, ये ग्राफ किस तरह का है, ये कॉनकेव टू द ऑरिजिन है। कॉनकेव टू द ऑरिजिन में मैक्सिमा कॉन्सेप्ट लगता है, और फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, एंड सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव, मैक्सिमा कंडीशंस। ठीक है, यही बात क्या कर सकते हैं हम लेबर के लिए रिपीट कर सकते हैं, सॉरी कैपिटल के लिए क्या करें, डी एम पी के अपॉन डी के, क्या ले सकते हैं उसको हम, उसको कहते हैं डी टू के, सॉरी डी टू क्यू अपॉन डी के टू, डी के टू। सेकेंड डेरिवेटिव ये भी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट से होगा। बात समझ गए यहाँ तक? आपने देखा कि जैसे जैसे लेबर को आप बढ़ाते जाओगे आउटपुट बढ़ेगा, लेबर बढ़ाओ आउटपुट बढ़ेगा,
विद डिक्रीजिंग रेट। इसी को मैंने आपको मैथमेटिकली भी समझा दिया एंड ग्राफिकली भी समझा दिया। लेबर को आप कैपिटल से रिप्लेस कर दोगे, बात वही हो जाएगी। आइए अब नया टॉपिक लीजिए आप, और वो है आपका APL, एवरेज प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्टिविटी। पहले एवरेज प्रोडक्ट देखो, एवरेज प्रोडक्ट किसका है? एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी हो सकता है, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल भी हो सकता है, लेकिन पहले किसी एक की बात कर लो। अगर एवरेज प्रोडक्ट और लेबर की बात करें तो कैसे निकलेगा? बहुत आसान बात है, टोटल क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल लेबर, ये आपको एवरेज देता है। एवरेज से आपको एफिशिएंसी का पता चलता है कि एफिशिएंसी कितनी है। इसमें टोटल क्वांटिटी लेते हैं, टोटल क्वांटिटी ऑफ लेबर, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ लेबर, टोटल लेबर एम्प्लॉयड। बात समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? हाँ। अब देखिए, अगर इन तीनों चीज़ को ग्राफ में एक बार फिर से मैं दिखा दूँ, जो कि मैंने बेसिक्स क्लास में दिखा रखा है, तो आपको चीज़ों दिखा सकते हैं। जनरली जो आउटपुट का टोटल आउटपुट का कर्व होता है वो इस तरह का होता है, आप जाकर देखिएगा वहाँ पे। बात समझ गए? अगर मैं लेबर के बारे में बात करूँ तो TPL यहाँ लिख सकते हैं आप, ये क्वांटिटी है, और यहाँ पे क्या लेबर है। अभी लेबर के रेस्पेक्ट में बनाया है, कैपिटल के लिए बना सकते हैं चीज़। आपने देखा कि एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा आएगा जिसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं, इस पॉइंट तक ये बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, इसके बाद क्या होता है? बढ़ता तो है लेकिन किस रेट से बढ़ता है? डिक्रीइंग रेट से। और यहाँ क्या आता है? मैक्सिमम। उसके बाद ये रिड्यूस करना शुरू करता है, इसके आगे कोई प्रोडक्शन करता ही नहीं बंदा जो रैशनल बंदा हो। यहाँ आउटपुट क्या होती है? इस लेवल पे आउटपुट क्या है? मैक्सिमम है। इस लेवल पे आउटपुट क्या है? मैक्सिमम है। हर पॉइंट पे अगर मान लो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट क्या कहलाता है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एट दैट पॉइंट। लेकिन ऑरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ऑरिजिन से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? एवरेज प्रोडक्ट होगा। बता चुका हूँ, दिस ये क्वांटिटी दिस अपॉन लेबर। यहाँ देखो एवरेज प्रोडक्ट होगा, यहाँ देखो एवरेज प्रोडक्ट होगा। इस तरह से क्या हो रहा है? एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा है? शुरू में बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ एवरेज प्रोडक्ट क्या करेगा? उसको टच करता हुआ जाएगा, टच करता हुआ जाएगा। इस पॉइंट पे क्या होगा? एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों सेम होगा, क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट भी इस पॉइंट पे टेंजेंट है और मार्जिनल प्रोडक्ट तो इस टेंजेंट होता ही है जिस पॉइंट पे। मार्जिनल प्रोडक्ट तो निकलता ही वहाँ जहाँ पे लाइन क्या होती है? टेंजेंट होती है। तो यहाँ पे दोनों क्या होता है? सेम होता है। इसके बाद अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो जानते हो एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा? इस तरह का होगा, नीचे आता जाएगा। इसके बाद एवरेज प्रोडक्ट घटता चला जाएगा। तो आपने देखा था कि मैंने आपको ग्राफ भी बना के दिखा दिया था कि यहाँ पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? मैक्सिमम है। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे बेसिक्स पे जाइए, वहाँ सब कुछ खोल कर बड़ा आराम से बता रखा है। यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या खास बात है कि APL इक्वस टू MPL है। यहाँ क्या है? क्वांटिटी मैक्सिमम है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है? इस पॉइंट की एक खास बात और है कि MPL यहाँ पे क्या है? MPL यहाँ पे 0 है। इसी को नीचे ग्राफ बनाया था, सिंस मैं ये वहाँ पे बता चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इस पॉइंट को, ये लाइन को नीचे ले आते हैं हम, थोड़ा छोटा कर देते हैं उसको, आपको दिखाई देगा सब साथ साथ। इस लाइन को हम नीचे ले आते हैं यहाँ पे, और मार्जिनल यहाँ स्टार्ट करते हैं। मार्जिनल यहाँ पे मैक्सिमम होगा, उसके बाद मार्जिनल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, और मार्जिनल यहाँ पे आकर के 0 को टच करेगा। एवरेज क्या होगा? यहाँ पे मैक्सिमम होगा, ये पॉइंट नीचे आएगा, एवरेज यहाँ पे मैक्सिमम होगा, और यहाँ के बाद से एवरेज फ्लैटन होते जाएगा। एवरेज कभी एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि एवरेज को एक्सिस का टच मतलब 0, एवरेज कभी 0 नहीं हो सकता। ये बातें सब वहाँ हो चुकी है। आप देख रहे हो कि एवरेज कहाँ मैक्सिमम है? एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, APL इज मैक्सिमम वेयर APL इक्वस टू MPL। देखो ना, APL इक्वस टू MPL। और जब तक MPL कीप राइजिंग, कीप राइजिंग, राइजिंग, APL इज व्हाट? APL इज पॉजिटिव। जब तक MPL क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, राइजिंग। MPL इज कीप राइजिंग एंड MPL इज मोर देन APL, APL इज ऑल्सो व्हाट? APL इज ऑल्सो राइजिंग। ये सब बातें मैं जल्दी जल्दी में निकाल रहा हूँ। देखो ना, जब तक ये बढ़ रहा है और जब तक ये APL से ज़्यादा है, जब तक ये बढ़ रहा है और ये APL से ज़्यादा है,
तब तक एपीएल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे ये दोनों बराबर हो गए मैक्सिमम पे आ गया एपीएल, और जैसे ये नीचे हुआ ना एपीएल भी क्या हो गया, नेगेटिवली होना शुरू हो गया। वेरी गुड, ये इसके रिलेशंस हैं, ज्योमेट्रिकली आपने देख लिया है। मैंने आपको इसके बहुत ही डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी आपको दे रखा है कि वहाँ जाकर के क्या कर सकते हैं, आप इसके बारे में और पता लगा सकते हैं। एक बात और जान लीजिए, आपने क्या देखा कि जो एम पी एल है वो मैक्सिमम पहुँचा कहाँ पे, L1 पे, और ए पी एल मैक्सिमम पहुँचा कहाँ पे, L2 पे। मतलब लेस लेबर पे ही, लेस लेबर इनपुट पे क्या हो गया, एम पी एल मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम हो गया, वेर एज टू बी ए पी एल मैक्सिमम, ए पी एल को मैक्सिमम होने के लिए वी नीड मोर इनपुट्स, मुझे ज़्यादा इनपुट चाहिए। मतलब एम पी एल पहले ही मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच चुका है, ए पी एल कुछ आगे चल के मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचेगा। ये सब बातें तो एकदम रिविजनरी बातें हैं, वार्म अप है। कोई भी बड़ा काम करने से पहले क्या होता है, वार्म अप होता है। ये सब टोटली एक वार्म अप है। मुझे अच्छा लगता है कि आप कहेंगे ये सर वार्म अप हो गई है, वार्म अप के लिए 7 लेक्चर भी आपने दिया है, 10 15 20 मिनट से आप वार्म अप ही करा रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं, पक्का लिखिए जी बच्चे, इसको होल्ड कर लीजिए, इसको पॉज कर लीजिए, नहीं समझते हैं बिहाइंड जाइए, वापस रिपीट कीजिए। इसको और एलोवेटिव तरीके से सीखना चाहते हैं। अब आप कहोगे सर आप कितनी बार बोलते हो, तो आप यहाँ जाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही मैंने एलोबरेट कर रखा है, यहाँ पे लिखवा भी रखा है बहुत कुछ। ठीक है, राइट जी। आइए अब टॉपिक चेंज करते हैं। अब टॉपिक क्या है, आइसोक्वांट। और मैं कहता हूँ कि मैंने ये पढ़ा रखा है आपको। कैसी बात करते हो सर, आपने कब आइसोक्वांट पढ़ाया? आप फिर कहोगे सर बेसिक्स में जाओ वहाँ पढ़ लो। मैं ये तो कहने वाला हूँ ही, इसके अलावा भी मैं कहूँगा कि मैं पढ़ा रखा है। अगर बेसिक्स के 7 लेक्चर मैंने आपको अलग से ना दिए होते, उसके बावजूद भी मैं आपसे क्या कहता कि आइसोक्वांट मैंने पढ़ा रखा है। कहोगे सर कब पढ़ा है, मुझे पता नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे पढ़ा रखा है। क्या आपने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा है? ध्यान दीजिएगा सर, प्रोडक्शन के चैप्टर में आप कंज्यूमर बिहेवियर की बात क्यों कर रहे हो? अगर कंज्यूमर बिहेवियर को आप इस चैप्टर से लिंक कर देंगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा, आपका बहुत सारा मेहनत बचेगा, आपके दिमाग में एक रेपुटेशन आएगा, यार ये तो आसान चीज़ है। कंज्यूमर बिहेवियर में आपने खूब टाइम दिया है, मैंने भी खूब टाइम दिया है। वहाँ के जो कॉन्सेप्ट्स हमने ड्रॉ कर रखे हैं, वहाँ से जो हमने ग्राफ सीख रखे हैं, न्यूमेरिकल कर रखे हैं, अगर उसी बेसिस पे मैं प्रोडक्शन फंक्शन को डिस्क्राइब कर दूँ या आप सीख जाएँ तो कितना अच्छा होगा। यस सर, कंज्यूमर बिहेवियर में आपने क्या सीख रखा है, इंडिफरेंस कर्व। याद कीजिए, ये इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व के बहुत सारे शेप्स आपने देखा था, लेकिन वेल बिहेव्ड इंडिफरेंस कर्व आपने यही देखा था। यस सर, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, IC। किसकी खास बात क्या होती है कि यहाँ पे लेते हैं हम, रखते हैं y, यहाँ पे रखते हैं क्या, x, और x एंड y, ठीक है ना, कि डिफरेंट डिफरेंट बंडल्स पे भी क्या है, हमारी सेटिस्फेक्शन सेम है। चाहे जो भी बंडल हम चूज कर ले, हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे और यहाँ पे हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगी, सेम होगी। यूटिलिटी क्या होगी, सेम होगी। और ये इंडिफरेंस कर्व किससे निकला था, UX, Y से डिराइव हुआ था। यूटिलिटी फंक्शन दे रखा होगा। यूटिलिटी फंक्शन कैसा हो सकता है, यूटिलिटी फंक्शन हो सकता है आपको x1 इंटू x2, यूटिलिटी फंक्शन हो सकता था x1 टू द पावर अल्फ़ा और x2 टू द पावर बीटा। ये x1 x2 ले लो यहाँ पे, अगर मुझे x2 ज़्यादा बोलने में कंफर्टेबल लगता है तो, ठीक है। या भी क्या हो सकता है, AX1, यहाँ ए पीछे कर दीजिएगा, ये कॉप डगलस था, AX1 इन प्लस वॉट BX2, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का था। या AX1 डैश BX2 पीछे लगा दीजिए, मिनिमम, याद है। या आपको VX1 प्लस x2, ये था क्वाज़ी लीनियर, ये था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। आप याद करो, जल्दी बोलूँगा मैं क्योंकि मुझे अधिकार है जल्दी बोलने का। मैं कितना कंज्यूमर बिहेवियर सिखा चुका हूँ आपको। ये किसके लिए था फंक्शन, ये था परफेक्ट कंपटीशन के लिए। किसके लिए था, क्वाज़ी लीनियर के लिए। और ये किसके लिए है, कॉप डगलस के लिए। और ये तो वेल बिहेव्ड के लिए था। इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस थे कंज्यूमर बिहेवियर में, यूटिलिटी फंक्शन थे। और यूटिलिटी फंक्शन के हेल्प से हमने क्या किया था, इंडिफरेंस कर्व ड्राइव किया था। और बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व के मैप्स भी थे।
और इंडिफरेंस कर्व के बाद हमने एक चीज़ ड्राइव किया था, क्या वो था आपको बजट लाइन। बजट लाइन ड्राइव किया, ये क्या था बजट लाइन। बजट लाइन का स्लोप क्या बताया था मैंने, आपको याद है सर? यहाँ भी बजट लाइन आ गया, आप हर जगह बजट लाइन सिखाते हो। यस, पी एक्स अपॉन पी वाई, नेगेटिव साइन था, ये स्लोप था, ये भी डिस्क्राइब हुआ था। और फिर तीसरी बात क्या हुई थी, तीसरी बात हुई थी कि जहाँ पे बजट लाइन क्या होगा, इंडिफरेंस कर्व पे टेंजेंट होगा, वहीं आपका ऑप्टिमल बंडल होगा। तो सर ये सब तो पढ़ा रखा आपने, यही सब कुछ साइड बाय साइड यहाँ होने वाला है। आइए देखिए, जब मैं इंडिफरेंस कर्व की बात करता हूँ तो इंडिफरेंस कर्व को हम रिप्लेस करेंगे किससे, अब आइसोक्वांट्स, सेम शेप, ये होगा आइसोक्वांट, सेम शेप। यहाँ पे जहाँ x2 था वहाँ क्या ले लेंगे हम k, और जहाँ x1 था वहाँ क्या ले लेंगे l। k मतलब कैपिटल, l मतलब लेबर। अब कैपिटल लेबर के जितने भी कॉम्बिनेशन आप ले लो, जितना भी कैपिटल लेबर इनपुट्स ले लो आप कॉम्बिनेशन, आपको आइसोक्वांट पे आउटपुट क्या आएगा, q क्या आएगा, सेम, q सेम आएगा। अगर आप दूसरा आइसोक्वांट लोगे तो यहाँ पे q डिफरेंट आएगा, हायर आएगा, ये Q1 है तो ये Q2 आएगा। तीसरा लोगे तो ये Q3 आएगा। अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है के एंड एल के कॉम्बिनेशन पे। लेकिन एक आइसोक्वांट पे आप चाहे जो भी कॉम्बिनेशन ले लो, के को कम कर दो, एल को ज़्यादा कर दो, या वाइस वर्सा, तो अल्टीमेटली आउटपुट क्या आएगी, सेम आएगी। दिस इज कॉल्ड व्हाट, आइसोक्वांट। आइसोक्वांट का दो वर्ड होता है, आइसो, आइसो मतलब होता है इक्वल, क्वांट मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी। ये होगा इक्वल क्वांटिटी, इस पॉइंट पे हर जगह क्वांटिटी क्या होंगी, इक्वल होंगी, या डिफरेंट बंडल सबके एनएल। अल्टीमेटली ये भी अब किस पे डिपेंड करता है, फंक्शन पे। कौन सा फंक्शन, जैसे यहाँ यूटिलिटी फंक्शन था, यहाँ क्या लेंगे हम, यहाँ प्रोडक्शन फंक्शन लेंगे, क्यू इक्वस टू व्हाट, एफ के एल। और ये क्या हो सकता है, ये के इंटू एल भी हो सकता है, ए के टू द पावर अल्फ़ा प्लस एल टू द पावर बीटा हो सकता है, ए एल प्लस बी के भी हो सकता है, एंड मिनिमम ए के एंड बी एल हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस यहाँ हो सकते हैं। यही बात यहाँ हो गया क्या, वेल बिहेव्ड के लिए ये क्या हो गया, कॉजल, सॉरी कॉफ डगलस के लिए ये क्या, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के लिए ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो देखा आपने, अगर वहाँ से वहाँ में मैं सिमिलैरिटी, अगर पैरेलल इक्विवेलेंस में ड्रॉ करता हूँ तो कितना आसान आपके लिए हो जाता है। तो मैंने इसलिए इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की कोशिश करी। और यहाँ पे आपने अगर बजट लाइन पढ़ा था तो यहाँ भी पढ़ेंगे क्या आप, यहाँ पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं, एक लाइन यहाँ भी आएगा, इसको बोलते हैं आइसो कॉस्ट लाइन, आइसो कॉस्ट लाइन, ये आइसो कॉस्ट लाइन यहाँ पे होगा। ये भी अल्टीमेटली रेट ऑफ लेबर, ठीक है, मतलब आपको किस पे डिपेंड कर, यहाँ लेबर है, यहाँ कैपिटल है, तो लेबर का रेट को क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं। कैपिटल के रेट को क्या बोलते हैं, कैपिटल को क्या पे करते हो आप, आर पे करते हो, तो ये डब्ल्यू बाई आर। लेबर को जो कॉस्ट पे करते हैं वो वेज होता है, कैपिटल को जो कॉस्ट पे करते हैं वो आर होता है। इसलिए आइसो कॉस्ट लाइन का स्लोप क्या होगा, डब्ल्यू बाई आर होगा। जस्ट लाइक वहाँ पे प्राइस था ना, पी एक्स अपन पी वाई, यहाँ भी ये भी नेगेटिव होगा। जैसे वहाँ पे मैंने कहा था ऑप्टिमल लेबर एंड सॉरी कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो यहाँ भी यही होगा, ये होगा आपका ऑप्टिमल, ये ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होगा, के एन एल एन के, ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ एल एन के, यहाँ भी होगा। और ये अल्टीमेटली न्यूमेरिकल्स में वहीं पहुँचने वाले हम लोग, ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ एल एन के। कैसे, तो सिंपल फंक्शंस, फंक्शन दिया रहेगा, उस फंक्शन से आइसो क्वांट ड्रॉ करेंगे, और इन्फॉर्मेशन रहेगा उससे आपने आइसो कॉस्ट लाइन ड्रॉ करना है, और उससे क्या होगा, फिर ऑप्टिमल बंडल डिसाइड करना है। तो ये सारी बातें देखा आपने कि पहले भी आपने पढ़ रखा है। यस सर, पहले पढ़ रखा है। आइए बात को कुछ आगे ले आते हैं, और एक टॉपिक लिखिए अब, MRTS। थोड़े थोड़े करके टॉपिक आपके सामने आएंगे, और धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट क्या होता जाएगा, सीरियस होता चला जाएगा। MRTS, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। आपको लगता होगा कि ये नई चीज़ है, नहीं है नई चीज़, मैं फिर से बताता हूँ आपको। कंज्यूमर बिहेवियर में आपने क्या देखा था, ये इंडिफरेंस कब था,
और ये आपका क्या x2 और ये आपका क्या x1। यहाँ बंडल क्या था x1 x2, यहाँ बंडल क्या था x1 डैश x2 डैश, डैश कर दो, x1 कर दो, यहाँ x1 डैश कर दो। ठीक है सर, आपने क्या देखा कि x1 से मैं बढ़ा के क्या कर दिया x1 डैश कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया चेंज इन x1 हो गया। इसको भी क्या घटाया तो क्या हो गया चेंज इन x2 हो गया। अब यही चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 को क्या कह सकते हैं, हम कहते हैं MRS। याद है आपको, चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 को क्या बोलते थे MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते थे, x1 x2 ऐसे लिखते थे हम लोग। अब आ जाओ यहाँ पे, यही चीज़ मैं अगर प्रोडक्शन फंक्शन में बात करूँ तो सब कुछ सेम होगा, बस अंतर क्या है कि यहाँ पे हम एक टी वर्ड जोड़ देंगे बीच में। ये क्या आइसोक्वांट है, यहाँ का कैपिटल है, यहाँ क्या लेबर, यहाँ कैपिटल है, यहाँ लेबर, यहाँ के और यहाँ एल, यहाँ के डैश, यहाँ एल डैश, यहाँ चेंज इन एल, यहाँ चेंज इन के। स्लो हो जाऊँ, ज़्यादा फास्ट हो गया, आपके पास ऑप्शन आप पॉज कर सकते हो। ठीक है, राइट। इतनी बातें मैंने बेसिक्स में डिस्कस कर लिया कि मेरा मन करता थोड़ा फास्ट फास्ट जाऊँ ताकि न्यूमेरिकल्स तक पहुँच पाऊँ। देखिए, तो अल्टीमेटली यहाँ भी क्या होगा चेंज इन के अपॉन चेंज इन एल, ये क्या होगा MRS नहीं होगा MRTS होगा, और एल के। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एडिशनल लेबर हम एम्प्लॉय करते हैं तो उसके लिए हमें कैपिटल कितना लूज़ करना पड़ता है, जान लीजिए। एक लेबर को आप ऐड करोगे तो कैपिटल क्या होगा रिड्यूस करेगा, लेबर ऐड करोगे कैपिटल रिड्यूस करेगा, लेबर ऐड करोगे कैपिटल रिड्यूस करेगा। लेकिन कैपिटल की रिडक्शन जो होगी ना वो डिमिनिशिंग रेट से होगी, डिमिनिशिंग रेट से होगी। डिमिनिशिंग रेट का मतलब ये हुआ कि यहाँ मान लो अगर कैपिटल 10 जा रहा था तो यहाँ कैपिटल 8 जाएगा, यहाँ कैपिटल 7 जाएगा। मतलब अगर मैं इसको कहूँ अब कि डेल के अपॉन डेल एल, तो ये क्या होगा 10/del L। दूसरा क्या लिखूँगा डेल के अपॉन डेल एल, तो क्या होगा 8/del L। तीसरा डेल के अपॉन डेल एल क्या होगा 7/del L। अब इन तीनों को देखो, आप क्या देख रहे हो, ये तीनों क्या MRTS ही तो है, MRTS ही है। लेकिन MRTS की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। पहले ज़्यादा है, फिर ये कम है, फिर ये कम है। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कम होती जा रही है। MRTS की वैल्यू क्या होती जा रही है, रिड्यूस करती जा रही है। ठीक है बच्चे, देखा आपने कम होती जा रही है। अब कहोगे सर कम तो होती जा रही है, लेकिन कम हो क्यों रही है। अगर न्यूमरेटर कम हो रहा है इसका मतलब वैल्यू कम होती जा रही है, लेकिन आप ये बताओ ना कि कम क्यों हो रही है। बहुत सारी वजह से इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। ये बात पहले भी आपने सीख रखा है, देखो फिर से एक बार। ये ग्राफ है क्या, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, दिस इज कॉल्ड व्हाट कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अगर इसकी स्लोप की बात करो, MRTS एक्चुअली है क्या, MRTS एक्चुअली है क्या, स्लोप है, इज व्हाट स्लोप ऑफ आइसोक्वांट। MRTS इज स्लोप ऑफ आइसोक्वांट। क्यों सर स्लोप क्यों है, आप खुद देखो कि चेंज इन के अपॉन चेंज इन एल, ये स्लोप ही तो होगा। यहाँ के है, यहाँ एल है, तो चेंज इन के अपॉन चेंज इन एल क्या स्लोप होगा। ये सब बहुत बेसिक बात होगी, जानते हैं स्लोप ही है, स्लोप ऑफ आइसोक्वांट। MRTS अगर स्लोप ऑफ आइसोक्वांट है और स्लोप यहाँ रिड्यूसिंग क्यों हो रहा है, देखो एक तरीका देखो समझने का ही है, हर पॉइंट पे क्या करो टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट क्या हो रहा है, फ्लैटर होता जा रहा है। फ्लैटर मतलब स्लोप कम होते जा रहा है। एब्सोल्यूट टर्म्स में स्लोप क्या रिड्यूस कर रहा है, स्लोप रिड्यूसिंग इन एब्सोल्यूट टर्म्स, स्लोप रिड्यूसिंग इन एब्सोल्यूट टर्म्स, एब्सोल्यूट टर्म्स में स्लोप रिड्यूस कर रहा है। पहले देखो ये स्टीपर है, फिर देखो ये फ्लैटर है, और देखो ये फ्लैटर है, फिर बाद में इसकी स्लोप क्या एकदम टोटली क्या होगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए एक तरीका तो समझने का ये है, और भी बहुत सारे तरीका है। एक बात और समझो कि मैंने आपको इसको इंडिफरेंस कर्व से जोड़ के समझाया। मैंने कहा था इंडिफरेंस कर्व तो आपका इस तरह का भी होता है, तो क्या आइसोक्वांट भी इस तरह के हो सकते हैं, आइसोक्वांट इस तरह के नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, समझो इस बात को। आइसोक्वांट क्यों नहीं हो सकते, आइसोक्वांट आपको इस तरह का हो सकता है मैक्सिमम, देखो
बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। ये आइसो क्वांट है, इस पॉइंट तक हो सकता है जहाँ पे एम पी एल क्या होगा, एम पी एल जीरो होगा, और ये इस पॉइंट तक हो सकता है जहाँ पे एम पी के क्या होगा, जीरो होगा। मतलब ये बात है कि अगर हम कैपिटल को कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, लेबर बढ़ाते जा रहे हैं, लेबर बढ़ाते जा रहे हैं, तो लेबर बढ़ाने की भी एक लिमिट है। हम लेबर कब तक बढ़ाएंगे, जब तक एम पी एल क्या होगा। क्योंकि कुछ देर पहले आपने क्या पढ़ा है, कुछ देर पहले आपने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम लेबर को इंक्रीज़ करते हैं, L1 से L2 इंक्रीज़ करते हैं, इंक्रीज़ करते करते एम पी एल क्या होता है, एम पी एल रिड्यूस करते आता है, कीप रिड्यूसिंग, एम पी एल कीप रिड्यूसिंग। आपने पढ़ा है, आपको मैंने ग्राफ भी दिखाया था, देखो ना, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का ग्राफ आपने देखा था। एम पी एल कीप रिड्यूसिंग, धीरे धीरे क्या होगा, रिड्यूस करता जाएगा, बाद में कहाँ पहुँचेगा, जीरो पहुँच जाएगा। मान गए बच्चे, यस। जब एम पी एल कीप रिड्यूसिंग है, तो जैसे जैसे मैं लेबर को बढ़ाता जाऊँगा, यहाँ से यहाँ, 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 तो अल्टीमेट एम पी एल क्या होगा, जीरो होगा। अगर मैं इसके बाद लेबर को बढ़ाता हूँ यहाँ, तो अब क्या होगा, एम पी एल जीरो के बाद अब हो सकता है और कम होते चला जाए, तो हम जीरो से ज़्यादा एम पी एल को नहीं ला सकते हम। बात समझ गए। और दूसरी बात, अगर मान लो इसको ऐसे आगे ले आते हैं हम, तो आप खुद देखो कि हमारा क्या हो रहा है, एक पॉइंट बाद देखो यहाँ आकर के हमारा लेबर भी बढ़ रहा है और साथ साथ हमारा कैपिटल भी बढ़ रहा है, लेकिन आउटपुट हमारी सेम है। कोई ऐसा काम करेगा क्या कि लेबर भी बढ़ाएगा और कैपिटल भी बढ़ाएगा और आउटपुट सेम रखेगा, कोई नहीं कर सकता। ध्यान देना इस बात को बच्चों, लेबर भी इंक्रीज़ करेगा और साथ साथ कैपिटल भी इंक्रीज़ करेगा और आउटपुट सेम रहेगा, ऐसा कोई पसंद नहीं करेगा। तो ये अन इकोनॉमिक रीजन हो जाएगा, ये अनप्रोडक्टिव रीजन हो जाएगा। इस रीजन में कोई भी प्रोडक्शन करना पसंद नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली लोग प्रोडक्शन कहाँ तक करेगा, प्रोडक्शन कहाँ तक करेगा, यहीं तक प्रोडक्शन करेगा जहाँ तक एम पी एल क्या होगा, जीरो होगा। सिमिलर कहानी यहाँ पे भी है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, तो आप देखो क्या होगा, एक पॉइंट के बाद कैपिटल भी बढ़ रहा है और लेबर भी बढ़ रहा है, कैपिटल भी बढ़ रहा है और लेबर भी बढ़ रहा है, देख रहे हो। तो ऐसा कोई नहीं करेगा। अल्टीमेटली लोग प्रोडक्शन कहाँ तक करेगा, जहाँ तक एम पी एल क्या होगा, जीरो होगा। अल्टीमेटली बात ये होगी कि आप अल्टीमेटली इसी रेंज में क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे, इस रेंज से बाहर नहीं जाओगे, इस रेंज में प्रोडक्शन करोगे। आइसो क्वांट इतना ही होगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, इसी रेंज में होगा। तो आपने देख लिया। मैं फिर से एक बार जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको इसी बात को। क्या बताता हूँ, देखो ये आपका एम आर टी एस है, ठीक है जी। क्या देखा आपने, ये आपका आइसो क्वांट है, और इस आइसो क्वांट में आप मैक्सिमम यहाँ पे इस पॉइंट तक जाओगे जहाँ एम पी के क्या होगा, जीरो होगा। मतलब कैपिटल को और एडिशनली हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते। यहाँ पे एम पी एल क्या होगा, जीरो होगा, इससे ज़्यादा लेबर नहीं कर सकते। इसी रेंज में क्या होगा, आपका आइसो क्वांट होगा। और आइसो क्वांट के स्लोप को क्या बोलते हैं हम, एम आर टी एस बोलते हैं। एम आर टी एस क्या होता है, चेंज इन के अपॉन चेंज इन एल होता है। और ये क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है। रिड्यूसिंग क्यों होता है, यहाँ देखा आपने, क्या देखा, ये कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन है, इसलिए इसका स्लोप क्या हो रहा है, रिड्यूस करता चला जा रहा है। ये एक तरीका हुआ इसको समझने का, लेकिन मैं दूसरे तरीके से भी आपको इस बात को समझाता हूँ। आइए कुछ बातें मैं लिखता हूँ। एम आर टी एस को हम शॉर्ट में आर टी एस भी कह सकते हैं, एक ही बात, रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, सेम चीज़ है। अब देखिए थोड़ा सा मैं मैथमेटिकली इसको प्रूव करता हूँ, देखना। एम आर टी एस एल के इक्वस टू क्या लिखोगे आप, डी के अपॉन डी एल, डी के अपॉन डी एल। डी के मतलब इसको क्या कॉमन सेंस में क्या बोल सकते हैं, चेंज इन के अपॉन चेंज इन एल ही तो बोल सकते हैं। उसको डिफरेंशिएशन में क्या बोल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स, डी के अपॉन डी एल, राइट। और ये नेगेटिव भी होता है। अब एक बात देखिए, फंक्शन एक्चुअली है क्या आपका, Q इक्वस टू एफ के एल। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स है ना, अगर दो वेरिएबल्स है तो पार्शियल डेरिवेटिव से क्या कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ डी क्यू चेंज इन क्वांटिटी क्या होगा, तो चेंज इन क्वांटिटी सिर्फ चेंज इन कैपिटल पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि चेंज इन लेबर पे भी डिपेंड करेगा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एल इंटू डी एल प्लस डेल एफ अपॉन डी डेल के इंटू डी के। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स आप जानते होंगे, आप जाकर देख लीजिएगा, एमएमई में आपने इसको पढ़ रखा होगा मैथ्स की क्लासेस में, ठीक है। डेल एफ अपॉन डेल एल इंटू डी एल
प्लस डेल एफ वन डेल के इंटू डी के। राइट बच्चे, और आप देख लो एक चीज़ बात आपने क्या देखा है कि डेल एफ वन डेल एल को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं एम पी एल इंटू डेल एल डी एल, सॉरी इसको बोल सकते हैं एम पी के इंटू डी के। भाई अगर फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू लेबर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ही तो कहलाता है। अगर फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल करेंगे तो क्या कहलाएगा, एम पी के तो कहलाएगा। तो मैंने इसके बदले में क्या किया, एम पी एल शिफ्ट कर दिया, इसके बदले एम पी के शिफ्ट कर दिया, और यहाँ डी एल तो है ही है और यहाँ डी के तो है ही है। राइट, ये किसके इक्वस टू हुआ है, ये इक्वस टू हुआ डी की। और आप जानते हैं एट एनी आइसो क्वांट, एट एनी आइसो क्वांट डेल क्यू क्या होता है, जीरो, मतलब चेंज इन क्वांटिटी जीरो होता है। आइसो क्वांट में क्वांटिटी चेंज तो करता ही नहीं है, आइसो क्वांट में क्वांटिटी चेंज नहीं करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बदले यहाँ जीरो पुट कर सकते हैं। इक्वस टू क्या हो गया, एम पी एल इंटू डी एल प्लस एम पी के इंटू डी के। मान गए, यस सर। अब इसको आप सॉल्व कीजिए और ये क्या हो जाएगा, माइनस एम पी एल इंटू डेल एल इक्वस टू माइनस एम पी के इंटू डी के, एम पी एल इंटू डी एल इक्वस टू माइनस एम पी के इंटू डी के। और इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या होगा, एम पी एल अपॉन एम पी के इक्वस टू क्या हो जाएगा, माइनस डी के अपॉन डी एल। अब आप बताइए मैंने कुछ देर पहले क्या कहा था, ये माइनस डी के अपॉन डी एल क्या है, यही तो आपका एम आर टी एस है। आप जाकर चेक कर लो, यही एम आर टी एस आपका है। तो अल्टीमेटली क्या निकला, एम आर टी एस एल के इक्वस टू क्या निकला, एम पी एल अपॉन एम पी के। अब ऊपर देख लो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, डी के अपॉन डी एल ही एम आर टी एस होता है, डी के अपॉन डी एल ही क्या होता है, एम आर टी एस होता है। देखो ना, यस सर। तो ये हो गया। अल्टीमेटली आपसे कभी पूछा जाएगा कि सर ये है क्या चीज़, एम आर टी एस को कैसे हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, तो एम पी एल अपन एम पी के। और आप जानते हैं एम पी एल को हम क्या लिख सकते हैं, एम पी एल को हम एफ एल भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, और एफ के भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, एक ही चीज़ है। मैंने ये बात इसलिए सिखा दिया क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये भी लिखा हुआ कहीं ना कहीं आएगा। मान गए बच्चे, पक्की बात, राइट सर। अब एक बात और देखो, मैंने कुछ देर पहले क्या कहा था, मैंने कहा था कि एम आर टी एस एल के जो होता है ये डिमिनिशिंग होता है। अब ये बात आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, यहाँ भी समझ सकते हैं, डिमिनिशिंग होता है। आपने क्या देखा कि एम पी एल क्या होता है, एम पी एल डिमिनिशिंग होता है, रिड्यूस करता है, एम पी एल भी रिड्यूस करता है ना, राइट सर। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, देखो एम पी एल क्या होता है, ऑलवेज रिड्यूसिंग होता है, रिड्यूसिंग होता है, रिड्यूसिंग होता है। अगर एम पी एल रिड्यूसिंग होता है तो एम आर टी एस एल के की वैल्यू क्या है, एम पी एल अपॉन एम पी के है। तो एम पी एल अगर घट रहा है घट रहा है घट रहा है तो अल्टीमेटली एम आर टी एस भी क्या हो, रिड्यूसिंग ही है। लेकिन फिर आपके दिमाग में आएगा सर एम पी के भी क्या होता है, एम पी के भी रिड्यूसिंग होता है, रिड्यूसिंग होता है, रिड्यूसिंग होता है। तो फिर यहाँ ये बात कैसे प्रूव कर पाओगे आप, क्योंकि एम पी के तो यहाँ नीचे है और नीचे में वैल्यू घटेगी तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ सकती है। कंफ्यूज मत करो, मैं समझाता हूँ, सुनो। अभी एम पी एल की बात करो, जब मैं लेबर में चेंज करेंगे तो लेबर की टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन निकालेंगे हम। अगर मुझे ऐसे निकालना होगा, एम आर टी एस के एल करना पड़ेगा, तब जाके ये एम पी के अपॉन एम पी एल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अभी मैं लेबर को एडिशनल लेबर ला रहा हूँ और कैपिटल को रिमूव कर रहा हूँ, तो उस केस में एम पी एल अपन एम पी के है। एडिशनल लेबर आ रहा है और कैपिटल को रिमूव कर रहा है, उस केस में एम पी एल अपन एम पी है। इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम पी के अपन एम पी एल हो जाएगा। हालांकि ये बात मैंने समझाने के लिए कह दिया आपको, लेकिन आप ज़्यादा मत समझिए, कभी कभार ज़्यादा समझना भी क्या होता है, ज़्यादा समझने की कोशिश करने में हौच पौच ज़्यादा सब कुछ। ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। मैंने क्या कहा, एम आर टी एस एल के क्या है, एम पी एल अपन एम पी के। एम आर टी एस के एल क्या है, एम पी के अपन एम पी एल है। दोनों केस में क्या देखो, एम पी एल रिड्यूस करता है तो ये आपका रिड्यूस करेगा, एम पी के भी रिड्यूस करता है तो ये भी क्या होगा, आपका रिड्यूस करेगा। तो इन एनी केस आपने ये प्रूफ कर लिया है कि एम आर टी एस एल के जो है सो कीप रिड्यूसिंग, रिड्यूस करता जाएगा, रिड्यूस करता जाएगा। अब कीप रिड्यूसिंग का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव्स निकालूं, मतलब डी एम आर टी एस एल के विद रिस्पेक्ट टू एल निकालूं, तो ये क्या हुआ, ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ एम आर टी एस विद रिस्पेक्ट टू
चेंज इन लेबर। ये हुआ कि एमआरटीएस में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर लेबर में चेंज होगा। यही मैं कह रहा हूँ आपको कि ये नेगेटिव होता है। ये क्या होता है? नेगेटिव। मतलब लेबर बढ़ता जाएगा तो उसका रेट क्या है? कम होता चला जाएगा। रेट कम होता जाएगा। रेट कीप रिड्यूसिंग, ये रेट है आपका, और रेट क्या है? कीप रिड्यूसिंग। जैसे जैसे लेबर को हम बढ़ाते जाएंगे एमआरटीएस का रेट कम होता चला जाएगा। इसको और भी एक तरीके से मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है। मैथमेटिकल प्रूफ भी इसका किया जा सकता है। ठीक है बच्चे, लेकिन मैथमेटिकल प्रूफ से पहले मैं अभी तक जो बातें आपको हाई मेन बात बताई है उसको आपको समझना जरूरी है। जो मेन बातें है, सिर्फ मेन बातें, ये क्या है आपका? बस अब जो बता रहा हूँ ये फाइनल बात है। इतना बातें आप समझना। ये आपका आइसो क्वांट है। आइसो क्वांट मैक्सिमम किस पॉइंट तक हो सकता है? जहाँ पे एम क्या हो? जीरो। और यहाँ पे एम क्या हो? जीरो। ये बात बार बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि आगे चल के इसका इस्तेमाल होगा। एक बात तो ये हुई। दूसरा मैंने क्या कहा कि एम आर टी एस एल के इक्वस टू होता है चेंज इन के अपॉन चेंज इन एल, नेगेटिव साइन, और ये होता है माइनस डी के अपॉन डी एल, और ये इक्वस टू क्या होता है? एम पी एल अपॉन एम पी के। अगर डी के अपॉन डी एल किया तो यहाँ पर लिखते वक्त एम पी एल अपॉन एम पी के करना। यहाँ ऊपर में कैपिटल है तो यहाँ ऊपर में लेबर होगा। याद रखना इस बात को। वैसे मैंने प्रूफ करके सिखाया है, ऐसे मैंने कोई तरीके से रटवाया नहीं है आपको। ये मेन बात अभी तक मैंने सिखाई है आपको। और मैंने आपको ये भी सिखाया कि जो एम होता है लेबर के बढ़ने से, एक बात समझना, जब भी लेबर बढ़ेगा तो कैपिटल क्या होगा? घटेगा। लेबर बढ़ेगा तो एम क्या होगा? लेबर बढ़ने से एम डिक्लाइन करता जाएगा। लेबर बढ़ने से कैपिटल बढ़ने से, कैपिटल घटने से कैपिटल घटने, दोनों साथ साथ बात होगी। ये दोनों काम साथ साथ होगा। लेबर बढ़ेगा और कैपिटल घटेगा। लेबर बढ़ने से एम क्या होगा? रिड्यूस करता जाएगा। ये बातें आपने देख रखा है। और कैपिटल के घटने से कैपिटल घटने से एम क्या होगा? एम बढ़ता जाएगा। ये बात को इस तरह से समझो। मान लो अगर मान लीजिए आपके पास लेबर है, यहाँ ध्यान देना, ये ऐसे क्वांट, आपके पास इतना लेबर है, इतना कैपिटल है। देखो लेबर क्या है? कम है। कैपिटल क्या है? ज़्यादा है। कैपिटल 5 मान लो, लेबर 1 है। ऑफ कोर्स लेबर कम आपके पास है, आप चाहोगे लेबर मेरे पास क्या हो? ज़्यादा हो। कैपिटल बहुत ज़्यादा आपके पास है, आप चाहोगे सर थोड़ा सा कैपिटल मेरा कम कर लो लेकिन लेबर मुझे ज़्यादा दो। तो अगर एक एडिशनल लेबर तुम एम्प्लॉय करोगे L2 पे, देखो कैपिटल देखो कितना कम हो गया। बहुत बेसिक बात है। ये चेंज इन कैपिटल हो कितना ज़्यादा हुआ। लेकिन एक एडिशनल लेबर अगर आप और लाते हो तो चेंज इन कैपिटल हो कितना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप कैपिटल को रिड्यूस करते जाओगे, बात समझ गए, तो कैपिटल आपके लिए वैल्यूबल होता चला जाएगा। कैपिटल रिड्यूस करोगे तो फर्दर रिडक्शन करने की टेंडेंसी आपकी घट जाएगी। ये बहुत ही बेसिक है। अगर आप लेबर को 1 यूनिट और बढ़ाते हो, देखो कैपिटल कितना और कम हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है? यहाँ पे एम क्या होता जा रहा है? एम घटता जा रहा है। लेकिन एम क्या हो रहा है? एम बढ़ता जा रहा है। जो चीज़ आप लूज़ करते हो ना, जो चीज़ आप लूज़ करते हो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जब कोई इंसान आपके साथ होता है लाइफ में तो उसकी वैल्यू नहीं होता है, लेकिन जैसे वो इंसान आपकी लाइफ से दूर जाता है उसकी वैल्यू क्या होती है? ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो वही बात है, जब कैपिटल आपकी ज़िंदगी से जा रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो रही? बढ़ रही है। और लेबर ढेर सारा आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो रही? घट रही है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सेंस में समझना। ठीक है सर। तो आपने क्या देखा कि एम आर टी एस एल के इक्वस टू क्या था? वो था एम पी एल अपॉन एम पी के। और ये घटना, ये इंसिडेंट कब हो रहा है? जब लेबर बढ़ रहा है और कैपिटल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लेबर बढ़ रहा है तो एम पी एल क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। और कैपिटल घट रहा है तो एम पी के क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझे मैं क्या करूँ? फिर से समझो। एम आर टी एस, लास्ट टाइम समझ लो, एल के इक्वस टू क्या होता है? एम पी एल अपॉन एम पी के। कभी भी होगा तो क्या होगा? लेबर बढ़ेगा तो कैपिटल क्या होगा? घटेगा। लेबर बढ़ेगा तो एम पी एल क्या होगा? एम पी एल रिड्यूस करेगा। बात समझ गए? और कैपिटल घटेगा तो एम पी क्या होगा? बढ़ेगा। इसके रिडक्शन से भी एम आर टी एस कम होगा और इसके बढ़ने से भी एम आर टी एस क्या होगा? कम होगा। क्योंकि न्यूमरेटर अगर कम होता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। और डिनोमिनेटर बढ़ता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है? तो भी कम होती है।
मतलब यहाँ पे MPL के घटने से भी MRTS क्या होगा, घटेगा, और MP के बढ़ने से भी ये क्या होगा, घटेगा। इन एनी केस MRTS क्या होगा, रिड्यूसिंग होगा, रिड्यूसिंग होगा। समझ गए यहाँ तक बात है। अब मुझे इसका लास्टली एक चीज़ और समझाना है, और वो क्या है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको अगली क्लास में समझाएंगे, मैथमेटिकल प्रूफ को, आज की क्लास में नहीं। बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं आपने, अगली क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा, आपके पास स्टडी मटेरियल होगा ही, इसलिए आपको लिखने का कोई ज़्यादा बर्डन ज़्यादा आपके पास आपको रखना नहीं है, सारा होगा। सारा जितनी बातें मैंने यहाँ कही है सब कुछ आपके स्टडी मटेरियल में क्या होगा, डिस्क्राइब्ड होगा। इससे ज़्यादा बर्डन आपको यहाँ पे लेना नहीं है, बस समझने पे ध्यान देना है। तो आज की क्लास में मैंने क्या किया, आज की क्लास में मैंने शुरुआत में थोड़ा सा क्वांटिटी फंक्शन बताया, प्रोडक्शन फंक्शन, MPL बताया, APL बताया, थोड़ा सा ग्राफ डिस्क्राइब किया, और साथ साथ मैंने यूटिलिटी फंक्शन को लेकर के आइसोक्वांट को समझाने की कोशिश करी। ठीक है बच्चे, मुझे विश्वास है आप समझ गए। मैंने थोड़ा ज़्यादा लास्ट में फोकस दिया किस पे, MRTS पे, और वो भी आप समझ गए होंगे। इन सब को तैयार कर रखिए, अगली क्लास में मिलते हैं तो इसको मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे, MRTS रिड्यूसिंग को मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, और तब आगे रिटर्न टू स्केल होगा और मैनी मोर थिंग्स होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।